धम्म संहिता यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं एडवोकेट दिलीप काकड़े हमारे प्रबोधनात्मक धम्म संहिता यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। धम्म संहिता चैनल पर होने वाले कार्यक्रम के बारे में दो शब्द। धम्म संहिता यूट्यूब चैनल पर हम द बुद्धिस्ट कोड ऑफ कंडक्ट, द बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ, द बुद्ध विहार मैनेजमेंट एक्ट, द बुद्धा एंड हिज धम्मा ग्रंथ, भारतीय संविधान, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अभिप्रेत रिपब्लिक, इन विषयों पर अभी तक प्रबोधनात्मक कार्यक्रम हम कर रहे हैं। इस चैनल पर आज तक के सभी कार्यक्रम मराठी में पेश किए गए हैं, लेकिन बोध गया महाबोधि महाविहार आंदोलन की व्यापकता को देखकर इस विषय के जितने भी वीडियो बनेंगे उन सभी को हमने हिंदी में पेश करने का निर्णय लिया है। दर्शक इसे पसंद करेंगे ऐसी अपेक्षा करते हैं। हमारी उपलब्धि। धम्म संहिता चैनल के संपादक एडवोकेट दिलीप काकड़े जी ने द बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ, द बुद्धिस्ट कोड ऑफ कंडक्ट, द बुद्ध विहार मैनेजमेंट एक्ट, इन विषयों पर अपना जीवन समर्पित किया है। वो एक लेखक, प्राध्यापक, वक्ता, वकील के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने कुल 53 बुक लिखी है। एडवोकेट दिलीप काकड़े लिखित द बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ मसौदा विधेयक महाराष्ट्र शासन को 2015 में पेश किया था। उसको स्वीकार कर कानून के रूप में अंतिम बनाने के लिए शासन द्वारा समिति स्थापित की गई थी। समिति ने कानून का प्रारूप बनाकर सरकार को पेश किया है। इसके बाद 2022 में प्राध्यापक एडवोकेट दिलीप काकड़े जी ने जो लिखित बुद्ध विहार मैनेजमेंट एक्ट का प्रस्तावित विधेयक महाराष्ट्र शासन को पेश किया है, उसको कानून का प्रारूप बनाने के लिए सरकार द्वारा समिति बनाने की कोशिश चल रही है। द बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ एक्शन कमिटी ऑफ इंडिया और द धम्म संहिता एक्शन कमिटी ऑफ इंडिया, इन दो संस्था के माध्यम से इन विषयों पर काम महाराष्ट्र में हो रहा है। बोध गया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के इस पहले भाग का विषय है सर एडविन अर्नोल्ड का संघर्ष। इस विषय का स्पष्टीकरण ऐसा है कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन 134 साल से चल रहा है। इस आंदोलन का बौद्ध देशों ने पुरजोर से समर्थन किया है। इसलिए यह आंदोलन शुरू से ही अंतरराष्ट्रीय स्वरूप ले चुका है। श्रीलंका से आए हुए बौद्ध विद्वान और बौद्ध धम्म प्रचारक अनागरिक धम्मपाल द्वारा शैव मंथ के कब्जे से महाबोधि महाविहार की मुक्ति करने के लिए पहला आंदोलन 1891 से 1933 में किया गया। अनागरिक धम्मपाल के मृत्यु के 6 दशक बाद स्वाधीन भारत में जापान से आए हुए भदंत आर्य नागार्जुन शुरई ससाई के नेतृत्व में 1991 से 2005 तक के बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 को निरस्त करने के लिए दूसरा आंदोलन किया गया। तीसरा आंदोलन फरवरी 2025 से शुरू है। 1891 से 2025 तक 134 साल होते हैं। पिछले 134 साल से दुनिया का बौद्ध जगत भारत सरकार और बिहार सरकार से न्याय की अपेक्षा कर रहा है, लेकिन आज तक न्याय मिला नहीं। आज भी न्याय मिलने के लिए और इसी उद्देश्य से आंदोलन शुरू है। इस पृष्ठभूमि पर बोध गया महाविहार मुक्ति आंदोलन के इतिहास को हम धम्म संहिता यूट्यूब चैनल के दर्शकों के सामने क्रमशः पेश कर रहे हैं। लेकिन
इस 134 साल के इतिहास का अध्ययन करने से पहले हम इस आंदोलन की नींव जिसने रखी है उसको याद करना हमारा कर्तव्य समझते हैं, और उनका नाम है सर एडविन अर्नोल्ड। उन्होंने प्रत्यक्ष आंदोलन नहीं किया, लेकिन महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए जीवन भर व्यक्तिगत संघर्ष किया। यह सच्चाई है, इसकी जानकारी सभी को होना जरूरी है। अगर हम सर एडविन अर्नोल्ड के संघर्ष की जानकारी नहीं लेंगे तो बोध गया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की जानकारी अधूरी हो जाएगी। इसलिए यहां हम सर एडविन अर्नोल्ड का बोध गया महाबोधि मुक्ति का जो संघर्ष है उसको धम्म संहिता के दर्शकों को इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले पेश कर रहे हैं। स्पष्टीकरण के लिए जो मुद्दे हैं वो ऐसे हैं। एक, सर एडविन अर्नोल्ड का जन्म और शिक्षण। दो, भारत में वास्तव्य। तीन, द लाइट ऑफ एशिया। चार, बोध गया भेंट। पांच, श्रीलंका दौरा उनका। छह, लेखन। सात, ब्रिटिश प्रशासन द्वारा कोशिश। आठ, जापान दौरा। नौ, योगदान। इन मुद्दों के सहारे हम सर एडविन अर्नोल्ड का संघर्ष पेश कर रहे हैं। स्पष्टीकरण का पहला मुद्दा जन्म और शिक्षण है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। एडविन अर्नोल्ड, जिन्हें सर एडविन अर्नोल्ड के नाम से जाना जाता है, एक अंग्रेजी पत्रकार, संपादक और कवि थे जो अपना महाकाव्य कविता द लाइट ऑफ एशिया के लिए प्रसिद्ध थे। उनका जन्म ग्रेवसेंड, केंट में 10 जून 1832 को हुआ। अर्नोल्ड की प्रारंभिक शिक्षा किंग्स स्कूल रोचेस्टर और बाद में किंग्स कॉलेज लंदन और यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड में हुई, जिसने उनके करियर की नींव रखी। शुरू में वो एक स्कूल मास्टर थे। स्पष्टीकरण का दूसरा मुद्दा भारत में वास्तव्य है, और इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। 1856 में पूना में डेक्कन कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में वे भारत आए। 4 साल भारत रहकर वो इंग्लैंड लौट गए। 1861 में इंग्लैंड में लौटकर उन्होंने द डेली टेलीग्राफ के स्टाफ में एक पत्रकार के रूप में काम किया, एक समाचार पत्र जिसके साथ वो 40 साल से अधिक वर्षों तक जुड़े रहे और जिसके बाद में वो प्रधान संपादक बने। 1873 से 1889 तक वो टेलीग्राफ के मुख्य संपादक रहे। इस समय उन्होंने टेलीग्राफ में लेख लिखकर दुनिया को महाबोधि महाविहार के सत्यता की जानकारी देने का बहुत बड़ा अनमोल काम किया है। स्पष्टीकरण का तीसरा मुद्दा द लाइट ऑफ एशिया है, और इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। द लाइट ऑफ एशिया ये उनकी प्रसिद्ध किताब है। इसमें उन्होंने अपने शब्दों में एक काल्पनिक बौद्ध उपासक के माध्यम से उस महान नायक और सुधारक भारत के राजकुमार गौतम, बौद्ध धर्म के संस्थापक के जीवन और चरित्र को चित्रित करने और दर्शन को इंगित करने का प्रयास किया। इस किताब का पहला संस्करण जुलाई 1879 में लंदन में प्रकाशित हुई थी। यह भारतीय महाकाव्य है जो बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं से संबंधित है। यह कविता बहुत लोकप्रिय हुई और इसने बुद्ध के जीवन और संदेश को पश्चिमी दुनिया में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सर एडविन अर्नोल्ड की कविता द लाइट ऑफ एशिया राजकुमार गौतम के जीवन के माध्यम से बौद्ध दर्शन की खोज ने उन्हें व्यापक प्रशंसा दिलाई। स्पष्टीकरण का चौथा मुद्दा बोध गया भेंट है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। सर एडविन अर्नोल्ड 1861 में लंदन चले गए थे
और 1884 में भारत लौट आए थे। ब्रिटिश मेजर जनरल सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत का प्राचीन बौद्ध इतिहास का पूरा अध्ययन किया था। इसी तरीके से ये ब्रिटिश पत्रकार सर एडविन अर्नॉल्ड पुणे के डेक्कन कॉलेज में 1856 से 1860 तक प्राचार्य थे, इसलिए उनका भी प्राचीन इतिहास का अध्ययन हुआ था। सन 1880 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा किया हुआ उत्खनन से मिले प्राचीन बौद्ध अवशेष और ब्रिटिश लेखक रीस डेविस द्वारा लिखित बुद्धिज्म नामक ग्रंथ का प्रभाव सर एडविन अर्नॉल्ड पर था। इस इतिहास ने उनको बौद्ध गया जाने को प्रेरित किया था। इसीलिए वो बिहार प्रांत के बोध गया में सन 1886 में गए। उस समय बोध गया में शैवपंथी ब्राह्मण महंत गोसावी घमंडगिरी के आधिपत्य में महाबोधि महाविहार था। उन्होंने मठ में हो रहा पिंडदान, बुद्ध मूर्ति के विद्रूपीकरण और यहां वहां बिखर पड़े अलग अलग बुद्ध अवशेष देखकर सर एडविन अर्नॉल्ड की चेतना जागृत हुई। बोध गया का विद्रूप चित्र देखकर दुखी हुए। स्पष्टीकरण का 5वां मुद्दा श्रीलंका दौरा है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। सर एडविन अर्नॉल्ड बुद्ध गया में बिखरे हुए बुद्धावशेष, बुद्ध मूर्ति देखकर बहुत ही दुखी हो गए थे। उन्होंने 1888 में बोधि वृक्ष को वंदन करके शैव मंत्र के परमिशन से महाबोधि वृक्ष के 4 पत्ते तोड़कर श्रीलंका लेके गए। श्रीलंका में उनका बढ़िया स्वागत हुआ और बोधि वृक्ष के 4 पत्तों का भी स्वागत हुआ। कैंडी बुद्ध विहार में 4 पत्ते एक मौल्यवान छोटी पेटी में रखे गए हैं। उस 4 पत्तों की वहां पूजा होती है। उस कैंडी बुद्ध विहार में बुद्ध के अस्तु धातु भी रखे हैं। सर एडविन अर्नॉल्ड का श्रीलंका दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ और समस्त बौद्ध राष्ट्रों में बुद्ध गया का समाचार पहुंचा। स्पष्टीकरण का 6वां मुद्दा लेखन है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। सर एडविन अर्नॉल्ड ने 1879 में लाइट ऑफ एशिया बुद्ध चरित्र और तत्वज्ञान पर बुक लिखा। सर एडविन अर्नॉल्ड ने वापस 1893 में नेशनल हेराल्ड नामांकित नियतकालिक में ईस्ट एंड वेस्ट अ स्प्लेंडिड अपॉर्चुनिटी नाम से लेख लिखा। उसी के साथ उन्होंने डेली टेलीग्राफ पे विश्व को बोध गया का सत्य समाचार अवगत किया। सर एडविन अर्नॉल्ड टेलीग्राफ के संपादक थे। यह उनका बहुत बड़ा योगदान है। इस योगदान की जानकारी सबको होना जरूरी है। स्पष्टीकरण का 7वां मुद्दा है ब्रिटिश अधिकारी द्वारा उनकी कोशिश, और इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। सर एडविन अर्नॉल्ड ने शैव मंत्र को श्रीलंका से एक पत्र लिखा था। उसी समय सर आर्थर भी श्रीलंका में बुद्ध अवशेषों का संशोधन करते थे। उन्होंने बुद्ध गया संदर्भ में कलकत्ता के मिस्टर डफरिन, मद्रास के मिस्टर कोनोमास को पत्र लिखकर सर एडविन अर्नॉल्ड के प्रस्ताव की जानकारी दी थी और जरूरी कार्रवाई करने की विनती की थी, लेकिन गृह विभाग के उदासीनता के कारण सदर प्रस्ताव पर उचित कार्यवाही नहीं हो सकी। उसके बाद सर एडविन अर्नॉल्ड वापस भारत आकर उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को मिले और उनको कहा कि 40 करोड़ लोगों के मन में सम्राट अशोक, अलेक्जेंडर, अकबर जैसा आपका नाम इतिहास में लिखा जाए। अगर ऐसा आपको लगता है तो बुद्ध गया महाविहार आशियाई बौद्धों के कब्जे में दे दो। सेक्रेटरी स्टेट द्वारा उस दिशा में कोशिश भी हुई थी, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। वापस सर एडविन अर्नॉल्ड ने सभी देशों के राष्ट्र प्रमुख को पत्र लिखा था। स्पष्टीकरण का 8वां मुद्दा उनका जापान दौरा है और इसका स्पष्टीकरण छोटा सा इस प्रकार है। सन 1889 को बुद्ध गया मुक्ति को सहकार्य मिलने के उद्देश्य से सर एडविन अर्नॉल्ड जापान भी गए। वहां कुछ साल रहे। उन्होंने जापान के नेताओं को कहा
कि बुद्ध गया मुक्ति के लिए मैं अपना जीवन समर्पित करने का तैयार हूं, आप भी बुद्ध गया मुक्ति के लिए कोशिश करो। एडविन अर्नल्ड का योगदान यह 9वां मुद्दा है और इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। सर एडविन अर्नल्ड जो लाइट ऑफ एशिया के लेखक थे, इन्होंने महाबोधि महाविहार के स्थल का जीर्णोद्धार और देखभाल करने के लिए बौद्धों के हाथ सौंपने की वकालत की थी। उसके लिए सक्रिय अभियान चलाया। वे इस मुद्दे के प्रति संवेदनशील थे। उन्होंने महाबोधि विहार की दयनीय स्थिति और बौद्धों को वहां से वंचित किए जाने के बारे में जागरूकता फैलाई। सर एडविन अर्नल्ड ने महाबोधि विहार की मुक्ति के लिए चले रहे आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 14 मार्च 1904 में उनकी मृत्यु हुई। सारांश, बोध गया महाबोधि महाविहार मंत्र के कब्जे से मुक्त करके आशियाई बौद्धों के हाथ में सौंपने के लिए उन्होंने आखिरी दम तक कोशिश की है। उन्होंने प्रत्यक्ष आंदोलन नहीं किया, लेकिन आंदोलन की नींव रखी, इसमें कोई शौक नहीं। आपने बोध गया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में सर एडविन अर्नल्ड के संघर्ष की जानकारी देखी और सुनी, उसके लिए सभी दर्शकों को हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाकर आंदोलन का सहकार्य करने का सभी दर्शकों से निवेदन करते हैं। धन्यवाद। जय भीम।